हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अब तक हम इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन सीरीज में काफ़ी सारी सर्विसेज बिल्ड कर चुके हैं एंड अभी हम फिलहाल अकाउंट माइक्रो सर्विस पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक रियल बैंकिंग एप्लीकेशन की तरह। अब पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग क्लाउड ओपन फीन का यूज करके कस्टमर सर्विस से कस्टमर आईडी फैच की थी एंड उसी कस्टमर आईडी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो हम इनिशियल डिपॉजिट का यूज कर रहे हैं, इसे डेटाबेस में स्टोर करने से पहले, डेटाबेस में सेव करने से पहले वैलिडेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह से हम बिना किसी वैलिडेशन के सीधे रिक्वेस्ट को डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं एंड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अभी ये कोड ये बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर रहा है कि जो भी यूजर ने इसमें अमाउंट डाला है, इनिशियल डिपॉजिट किया है, वो कितना है, क्या वो बैंक रूल के हिसाब से है या उससे कम है। अब इस केस में हो सकता है कि यूजर इनिशियल डिपॉजिट में 0 फिल करके रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो हम यहाँ पे 0 ही सेट कर दे रहे हैं डेटाबेस में। मतलब इसे हमें डेटाबेस में सेट करने से पहले एंड अकाउंट क्रिएट करने से पहले इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे हम कस्टमर की एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब कस्टमर का स्टेटस क्या है, केवाईसी का स्टेटस क्या है, इस तरह की कुछ भी हमने चीज़ें चेक नहीं की हैं एंड सीधा हमने उसका स्टेटस यहाँ पे चेंज करके डेटाबेस में स्टोर करा दिया। तो ये भी गलत है, इसको भी पहले वैलिडेट होना चाहिए, इसके बाद ही इसका स्टेटस यहाँ पे हम सेट करके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। एंड इसी तरह की सेम चीज़ें, सेम वैलिडेशन यूज होता है रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में। तो हमें भी ये सारी चीज़ें यहाँ ऐड करनी पड़ेंगी। इसके लिए हम आएंगे कस्टमर सर्विस में, सॉरी अकाउंट सर्विस में। इधर हम जावा के अंदर एक न्यू पैकेज बना लेते हैं। तो किसी भी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इधर इस क्लाइंट को हटाइए एंड यहाँ लिखिए वैलिडेटर एंड फिनिश। अब इसी के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए अकाउंट वैलिडेटर एंड फिनिश। अब इसमें सबसे पहले एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे इनिशियल डिपॉजिट वैलिडेट करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड वैलिडेट इनिशियल डिपॉजिट, इसमें दे देंगे एक अमाउंट, मतलब जो भी यूजर डालेगा उसको इसमें पास करेंगे, जो कि बिग डेसिमल का होगा। अमाउंट, इसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये अमाउंट नल है या 1000 से कम है। तो एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, इफ अमाउंट इक्वल टू नल। और दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है कि 1000 से अगर कम है तो एक्सेप्शन थ्रो हो, तो कम के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा अमाउंट डॉट कंपेयर टू, इसमें आगे अमाउंट। बट ये हमें अमाउंट से कंपेयर नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है 1000 से। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बिग डेसिमल डॉट वैल्यू ऑफ, इसका एक मेथड है, इसमें पास कर देंगे 1000। अब ये तीन चीज़ें रिटर्न करता है, या तो 0 रिटर्न करेगा, -1 या 1, मतलब नेगेटिव नंबर या 0 या पॉजिटिव नंबर। तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि अगर ये 0 से कम वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब अगर ये नेगेटिव नंबर सेट करता है, इसका मतलब है कि जो अमाउंट है वो 1000 से कम है। तो यहाँ पे <0 करेंगे एंड अगर ये कंडीशन सारी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें पास कर देंगे एक मैसेज कि मिनिमम अमाउंट शुड बी 1000। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंपेयर टू का यूज क्यों किया है, इक्वल्स या इक्वल ऑपरेटर का यूज क्यों नहीं किया है, तो इसका भी एक रीजन है। हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट वेरिएबल था वो बिग डेसिमल टाइप का था एंड बिग डेसिमल टाइप में ये जो ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर होते हैं ये यूज नहीं होते हैं। मतलब जो ऑर्डरिंग ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिक प्रिमिटिव टाइप में यूज किए जा सकते हैं, बट ये जो बिग डेसिमल होता है ये कोई प्रिमिटिव टाइप नहीं होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जिस वजह से यहाँ पे कंपेयर टू का यूज किया है। एंड ये कंपेयर टू भी इस
क्लास का ही एक मेथड है जो कि न्यूमेरिक कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करता है। लाइक अगर आप लिखते हो a डॉट कंपेयर टू b, तो अगर a छोटा होता है b से तो -1 रिटर्न करता है, अगर दोनों बराबर हैं तो ये 0 रिटर्न करेगा, एंड अगर a बड़ा है b से तो ये कोई पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा। इसलिए जब हमने यहाँ पे लिखा <0, तो इसके थ्रू हम जावा को बता रहे हैं कि अगर कंपेयर टू का रिजल्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल अमाउंट है, जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 से कम है, एंड अगर ऐसा है तो इस कंडीशन को ट्रू माना जाए। ठीक, इतना वैलिडेशन समझ में आया। अब हमें वैलिडेट करना है कस्टमर को, मतलब कस्टमर वैलिड है या नहीं है ये हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर सर्विस में भी हम कस्टमर को स्टोर करने से पहले उसका स्टेटस चेक कर रहे थे, मतलब स्टेटस सेट कर रहे थे। इसके साथ ही जो कस्टमर की KYC स्टेटस है, मतलब KYC कंप्लीट होने पे जो स्टेटस चेंज होता है तो वो भी मैटर करता है, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए फिर से एक स्टैटिक मेथड बना लेंगे यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक void validate customer, एंड इसमें पास कर देंगे कस्टमर, जो कि कस्टमर DTO टाइप का होगा। हमने पिछले लेक्चर में इसको बनाया था, इसका नाम दीजिए कस्टमर। अब कस्टमर DTO को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर लगाते हैं एक कंडीशन जिसमें हम कस्टमर स्टेटस को एक्टिव स्टेटस से कंपेयर करेंगे। मतलब अगर कस्टमर का स्टेटस एक्टिव है इसका मतलब वो कस्टमर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए एलिजिबल है, बट अगर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इफ़ नॉट एक्टिव डॉट इक्वल्स, इसमें आ गया कस्टमर, बट हमें कस्टमर को कंपेयर नहीं करना है, हमें कस्टमर के स्टेटस को कंपेयर करना है यहाँ पे। तो इसका हमें स्टेटस निकालना पड़ेगा, जिसके लिए लिखना होगा डॉट गेट स्टेटस, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। इसमें दे देंगे कस्टमर इज नॉट एक्टिव, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हम KYC भी चेक कर लेंगे, तो एक और इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इसमें जैसे हमने एक्टिव किया था वैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वेरीफाइड डॉट इक्वल्स, इसमें कस्टमर का KYC निकालना पड़ेगा, मतलब KYC स्टेटस निकालना पड़ेगा, डॉट गेट KYC स्टेटस। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम फिर से एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। इसमें दे देंगे KYC नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन पार्ट भी इधर कंप्लीट हो गया। इसे करिए सेव। अब फिर से आते हैं हम अपने अकाउंट सर्विस में, ये pom.xml है एंड आई थिंक ये हमारी अकाउंट सर्विस, हाँ। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया। इनको यूज करने से पहले हम पहले उन स्टैटिक मेथड को यूज कर लेंगे जिससे हमारा ये दोनों वैलिडेट हो जाएगा, मतलब इनिशियल डिपॉजिट एंड ये जो स्टेटस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो पहले इस स्टेटस को सेट करने से पहले हम कस्टमर को वैलिडेट कर लेंगे एंड इनिशियल डिपॉजिट वैलिडेट करने से पहले अमाउंट वैलिडेट कर लेंगे, मतलब यूजर ने कितना फिल किया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे इस अकाउंट नंबर जनरेशन में, मतलब इसको हम कोई इशू तो नहीं बोल सकते, bट ये कोई रियल बैंकिंग लेवल का भी कोड नहीं है, क्योंकि रियल बैंक जब भी कोई अकाउंट नंबर क्रिएट करती है, मतलब जो भी उनका अकाउंट नंबर जनरेशन का कोड होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड कोड होता है, एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिक पे काम करता है। मतलब जो आपने भी अपने बैंक में कोई अकाउंट ओपन किया होगा एंड आपको कोई अकाउंट नंबर मिला होगा, तो आपको नंबर वो इस तरह से नहीं मिलता कि उसमें पहले ACC लगा है बाद में कोई रैंडम नंबर है, इस तरह से नहीं होता है। वो एक न्यूमेरिक नंबर होता है जो एक स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिक नंबर होता है, मतलब उसमें ब्रांच ID होती है, अकाउंट टाइप कोड होता है, देन एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। मतलब अभी ये जो आपने लाइन लिखी है, मतलब हमने लिखी है, ये लाइन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह पे जो हमें स्ट्रक्चर्ड अकाउंट नंबर जनरेट करना है, अकाउंट नंबर क्रिएट करना है,
वो भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम एक अलग क्लास बना लेंगे, वहाँ पे जनरेट करेंगे प्रॉपर, देन उसका यूज यहाँ पे कर लेंगे। अब न्यू क्लास बनाने से पहले, मतलब अकाउंट नंबर जनरेशन रिलेटेड कोड रखने से पहले हम इसके लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे जो डेटाबेस में स्टोर रहेगा। मतलब पिछले कस्टमर के लिए अकाउंट नंबर क्या जनरेट किया गया था ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम नेक्स्ट अकाउंट नंबर जनरेट करेंगे सीक्वेंस में। तो उसके लिए हमें इसको डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे माइग्रेशन फाइल में। तो main/resource के अंदर आपको माइग्रेशन मिल जाएगा, इधर db है, db के अंदर माइग्रेशन मिलेगा। इसमें एक न्यू फाइल बना लेते हैं क्योंकि v1 में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये रही फाइल, इसमें सबसे पहले वर्जन डालते हैं, तो v कैपिटल करना है 2, देन डबल अंडरस्कोर, देन फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मैं दूंगा क्रिएट अकाउंट सीक्वेंस .sql एंड इसे करिए फिनिश। अब यहाँ पे हम एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट सीक्वेंस, देन इस सीक्वेंस का नाम तो अकाउंट सीक्वेंस, देन इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना होता है, तो उसके लिए स्टार्ट, एंड यहाँ बताना होता है कि जो आपको सीक्वेंस जनरेट करना है वो किस नंबर से जनरेट करना है। तो मैं जिस सीक्वेंस जनरेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सीक्वेंस 10 डिजिट का हो, तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आपको बताना होता है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितने से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1, देन इसको कर देंगे सेव। अब इस क्वेरी में अगर हम नेक्स्ट वैल्यू कॉल कर देते हैं तो ये हमें नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करके देगा, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें 1 इंक्रीमेंट करके देगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें कॉल करने के लिए एक सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी सर्विस में आते हैं एंड एक नई क्लास बना लेते हैं। तो न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए अकाउंट सीक्वेंस सर्विस एंड फिनिश। अब यहाँ हमें काम करना है एसक्यूएल क्वेरी के साथ, मतलब अब हमें यहाँ से डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा JDBC टेम्पलेट का। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ JDBC टेम्पलेट का ही ऑप्शन है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे JPA या रिपोजिटरी या नेटिव क्वेरी, इनका भी यूज कर सकते हो। बट ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको चाहिए किस वजह से, मतलब आप यूज क्यों करना चाहते हो इनका, मतलब डेटाबेस के साथ आप किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपको इनको चूज करना पड़ता है। जैसे हमारे केस में क्या है, हम डेटाबेस से एक सिंगल वैल्यू फैच करना चाह रहे हैं जो कि एक नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू होगी। इस वजह से यहाँ पे JDBC टेम्पलेट का यूज करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है एंड उस क्वेरी के थ्रू जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो एक सिंगल वैल्यू चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को ये JDBC टेम्पलेट ही फुलफिल कर रहा है, इस वजह से हम JDBC टेम्पलेट यूज कर लेंगे। एंड अगर यहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता या फिर मल्टीपल रो या एंटिटी मैप करनी होती, तो उसके लिए हम JPA या रिपोजिटरी का यूज कर लेते। ठीक, अब यहाँ सर्विस में काम करने से पहले आपको इधर 2 एनोटेशन का यूज करना होता है। सबसे पहले एट सर्विस एंड दूसरा फाइनल फील्ड का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एट रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम JDBC टेम्पलेट के लिए यहाँ पे एक फाइनल फील्ड बना लेंगे, तो प्राइवेट फाइनल JDBC टेम्पलेट एंड इसका नाम देंगे हम JDBC टेम्पलेट। अब ये जो JDBC क्लास है ये स्प्रिंग की बहुत ही पावरफुल क्लास है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ फ्लाई विद DB की डिपेंडेंसी लग गई, बट हमें चाहिए यहाँ पे स्प्रिंग की डिपेंडेंसी। तो इसको हटाइए, हम फिर से इसको इंपोर्ट करते हैं, तो इधर कंट्रोल स्पेस, इसमें हम यूज कर लेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का JDBC टेम्पलेट। अब इसका यूज करने की वजह से ये बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा, मतलब कनेक्शन मैनेजमेंट, क्वेरी एग्जीक्यूशन, रिजल्ट मैपिंग, एग्जीक्यूशन हैंडलिंग। मतलब यहाँ पे JDBC टेम्पलेट का यूज करने की वजह से हमें लो लेवल JDBC कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हमें जो यहाँ पे यूज करना है वो है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट।
इसका यूज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जब भी डेटाबेस में सिर्फ एक रो होती है एंड एक कॉलम होता है, मतलब जब हमें कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न चाहिए होती है तो हम इस क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट का यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं क्योंकि इस मेथड को हमें यूज करना पड़ेगा कई जगह। इधर लिखिए पब्लिक लॉन्ग गेट नेक्स्ट एंड इसमें हम सीधा रिटर्न कर देंगे जो भी सीक्वेंस की नेक्स्ट वैल्यू होगी। उसके लिए आपको JDBC टेम्पलेट का यूज करना पड़ेगा, तो रिटर्न JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो पैरामीटर होते हैं जिसमें पहले पैरामीटर में हमें वो क्वेरी लिखनी पड़ती है जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, और दूसरे पैरामीटर में हमें लिखना होता है वो टाइप जो हमें उस क्वेरी से चाहिए। मतलब हमें अगर लॉन्ग टाइप का चाहिए तो हम उसमें लॉन्ग डाल देंगे, एंड अगर किसी और टाइप का चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, एंड क्वेरी में क्या लिखना है तो मैंने बताया था एक नेक्स्ट वैल्यू करके मेथड होता है। अगर आप उसका यूज करते हो तो सीक्वेंस का जो नेक्स्ट वैल्यू होता है वो आ जाता है। अब ये लिखना कैसे है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट नेक्स्ट वेल करके एक मेथड है, इसके अंदर हम पास कर देंगे सीक्वेंस का नेम, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है अकाउंट सीक्वेंस। ठीक, एंड दूसरे में आपको देना है किस टाइप का डेटा चाहिए, तो हमें लॉन्ग टाइप का चाहिए, लॉन्ग डॉट क्लास एंड लास्ट में सेमीकोलन। इसे करिए सेव। अब इतना करने से हमें सिर्फ ये मिला कि जो भी सीक्वेंस होगा उसका नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा, मतलब सीक्वेंस चलता रहेगा डेटाबेस में, एंड जब भी हमें नेक्स्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा मेन लॉजिक है, मतलब जो हमें अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए लॉजिक लिखना है, उसके लिए हम एक अलग क्लास बनाएंगे जो कि यूटिल क्लास नाम से होगा, यूटिल पैकेज में होगा। तो इसको राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास नहीं, पहले पैकेज बनाते हैं। इधर रेपोजिटरी को हटाते हैं एंड यहाँ लिखेंगे यूटिल एंड फिनिश। अब इसी यूटिल में बना लेते हैं एक क्लास, तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए अकाउंट नंबर जनरेटर एंड फिनिश। अब ये कंपोनेंट है तो इसमें सबसे पहले तो एनोटेशन लगा लेते हैं कंपोनेंट, देन बना लेते हैं एक मेथड, मतलब जब भी हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तो इस मेथड को यूज कर लेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग, इसका नाम दीजिए जनरेटर। अब इसे जनरेट करने के लिए, मतलब अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक तो ब्रांच कोड होना चाहिए, दूसरा जो अकाउंट टाइप है उसका कोड चाहिए, और तीसरा चाहिए हमें सीक्वेंस। तो इन तीनों को एक एक करके पास कर देते हैं। ये होगा स्ट्रिंग टाइप का ब्रांच कोड, दूसरा होगा टाइप कोड जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा टाइप कोड, एंड तीसरा होगा लॉन्ग टाइप का, इसका नाम दीजिए सीक्वेंस। अब इसके बाद जो हमारा ये सीक्वेंस आ रहा है, मतलब जो लॉन्ग टाइप का ये वैल्यू आ रहा है, इसको हमें प्रॉपर फॉर्मेट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं सीक्वेंस नाम का, इसमें स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यूज कर लेंगे, जिसमें दो पैरामीटर की ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले पैरामीटर में हमें बताना होता है कि क्या फॉर्मेट चाहिए हमें, मतलब किस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए, एंड दूसरा हमें बताना होता है, दूसरे पैरामीटर में हमें रखना पड़ता है कि किस वैल्यू को फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे हमें बताने के लिए, मतलब फॉर्मेट बताने के लिए सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना होता है %d। ये डोनेट करता है डेसिमल वैल्यू को, मतलब एक नंबर है जिसकी टोटल लेंथ होनी चाहिए 10, उसके लिए यहाँ पे लिखिए 10। एंड तीसरा आपको यहाँ बताना होता है कि मान लो 10 नहीं है तो 10 पूरा करने के लिए लेफ्ट साइड में 0 ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 0 दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, जो भी हम यहाँ पे इसको पैरामीटर में वैल्यू देंगे उसको देखेगा कि क्या ये 10 डिजिट का है या नहीं है। अगर 10 डिजिट से कम होता है तो उससे पहले वो 0 ऐड कर देगा। ठीक है, अब हमें किस नंबर पे करना है, मतलब किस वैल्यू पे करना है, तो जो सीक्वेंस की वैल्यू आ रही है उसी पे कर लेंगे, उसी को फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस, इसके बाद आपको बनाना होता है बेस, मतलब इन सारी चीज़ों को यूज करके एक बेस अकाउंट नंबर तैयार करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, इसका नाम दीजिए बेस, इसमें सबसे पहले दीजिए ब्रांच कोड, देन ऐड कर देंगे इसमें टाइप कोड को,
एंड लास्ट में जो सीक्वेंस हमने अभी निकाला है वो सीक्वेंस ऐड कर देंगे एंड इसी बेस को कर देंगे यहाँ पे रिटर्न। इसको करिए सेव। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये रियल बैंकिंग लेवल पे नहीं आया, क्योंकि जो रियल बैंक लेवल पे अकाउंट नंबर जनरेट होते हैं उसमें लून एल्गोरिदम का यूज होता है, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। तो इस लेक्चर के थ्रू अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।